अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान गुलजार अहमद गना फिशरीज़ अनंतनाग कुलगाम जनाब मोहम्मद सदीक वानी साहब आपका खैर मकदम है वैली न्यूज़ नेटवर्क में। सबसे पहले हम स्कीमों के बारे में बात करें, कितनी स्कीमें डिपार्टमेंट में हैं जिनसे जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकें? सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ ऐसी गुजारिशात जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान उनके सामने रखूँ ताकि वो अपना इन स्कीमों का इस्तिफ़ादा कर सके और अपना रोज़गार खुद कमा सके। तो जो लेटेस्ट हमारे पास अभी स्कीम है रोज़गार के मतलब वो तो है PMMSY, जिसका एलैबोरेट फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना। ये 2020-21 में लॉन्च हुई, तो ये 2025-26 तक चलेगी। इसका यही मुद्दा मकसद है कि जितने भी सारे हमारे यहाँ पे रिसोर्स हैं, वाटर रिसोर्स, उनको एक्सप्लॉइट करें हम और इन स्कीमों का, ताकि ये बेरोज़गार नौजवान फ़ायदा उठा सके। इस स्कीम से किस तरह बेरोज़गार नौजवान है वो किस तरह राबिता कर सकता है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है ताकि वो यूनिट जो है वो खोल सके इस स्कीम? मुझे लगता है सबसे बेहतर मुझे ये लगता है कि इस कुछ स्कीम के बारे में थोड़ा यहाँ पे मतलब इंट्रोडक्शन दे दूँ। हमारी ये जो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना है, इसमें बहुत सारी सब स्कीम्स हैं। जैसे पहले है ट्राउट फार्मिंग, इसमें हम 5.5 लाख इसका यूनिट कास्ट है और इसका यही है बेनिफिशियरी शेयर का 60% बनता है और जो डिपार्टमेंट शेयर होता है या स्कीमेटिक शेयर होता है वो 40% होता है। तो इसके बाद आता है फिर हैचरी, ट्राउट हैचरी का हमारे जो यूनिट कास्ट है वो 50 लाख है। इसमें यही सेम 60% बेनिफिशियरी शेयर और स्कीमेटिक 40% शेयर डिपार्टमेंट देता है। तो फिर इसके बाद आता है ये रास टेक्नोलॉजी एक हाई टेक एक मेथड ऑफ लेटेस्ट टेक्निक ऑफ ट्राउट फार्मिंग है। ये जो इस साल हमने इसी साल यहाँ पे अवंतीपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है हमारे ज़िले में, खासकर क्योंकि कुलगाम भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इधर। और जो कुछ यूनिट्स आपने दिए थे वो अभी डिफंग है, जो बेरोज़गार नौजवान करना चाहते हैं उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इस हवाले से आपका क्या? नहीं, देखिए आपकी सही बात है। जो भी डिवास्टेशन हो गई वो 2014 की फ्लड से हुई है, क्योंकि पहले तो कुछ थोड़ा सिलेक्शन में रॉन्ग सिलेक्शन हुई थी। कुछ यूनिट्स जो बिल्कुल दरिया के किनारे उस टाइम इंस्टॉल हमने किए थे या इस्टेब्लिश किए थे, क्योंकि उस टाइम जो है वो क्रिएट हो गया। लेकिन जो अब हम इस टाइम की सिलेक्शन करते हैं, हम ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के, कहीं कोई हैवी स्नो बेल्ट में है, कोई फ्लड प्रोन एरिया है, वो हम बिल्कुल ये साइट्स हम अवॉइड करते हैं। और तो हम एक हैचरी यूनिट खोलने के लिए एक बेनिफिशरी के पास क्या क्या होना चाहिए? एक हैचरी यूनिट खोलने के लिए उसको सिंपली सुपरिंग सोर्स होना चाहिए। वो 8 इंची या 10 इंची का पानी काफ़ी है, तो उसको वो फिर 24 आवर्स होना चाहिए। क्योंकि जो ये ज़मीन कितनी होनी चाहिए? ज़मीन वो होना चाहिए तकरीबन, उसके लिए 2 कनाल होनी चाहिए, क्योंकि एक पौने कनाल पे तो वो एस्टेब्लिश करेगा ये हैचरी। तो जो बाकी रेस्ट है वो फिर उसके फीड स्टोर के लिए या उसकी रहाइश के लिए वो वहाँ पे उसको ये ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। अक्सर शिकायत रहती है कि जो आप 40% बता रहे हैं सरकार, तो लेकिन बैंक जो है वो नौजवानों को थोड़ा सा दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। नहीं, जो हमारी स्कीम है इसमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। इसमें तो ये एश्योर्ड मनी है जो हमारी तरफ से होता है 40% एश्योर्ड, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। हैचिंग का टाइम होता है तब डिपार्टमेंट जो है लातुलैल से काम लेता है, तो इस साल आपने क्या किया इस साल? हाँ, नहीं, ये तो सबसे बड़ा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट ये पीरियड होता है, फेज़ होता है हमारी पूरी ट्राउट साइकिल का। क्योंकि जो यूनिट होल्डर्स हैं उन्होंने कभी कभी शिकायत की है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि मतलब प्रोडक्शन लेवल अभी उतनी नहीं है। सीड रिक्वायरमेंट मतलब प्रोडक्शन लेवल नहीं, आई शुड से कि सीड रिक्वायरमेंट जो है और जो हमें चाहिए अभी उनमें कोई कंसेंसस नहीं, मतलब कंसोनेंस नहीं है, एक ही लेवल पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ हर साल 40, 50 या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, और पूरी स्टेट में 400, 300, 400 यूनिट्स बनते हैं। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो हैचरीज हैं वो तो वही है। जाहिर सी बात है कि मतलब डिमांड और सप्लाई में, प्रोडक्शन में ये जो तफावत है, ये जो थोड़ा डिफरेंस है, उसकी वजह से थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमने इसके लिए भी सोचा है। इस साल तो हम यहाँ पे हाकड़ में एक हैचरी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। 50 लाख एट द यूनिट कास्ट 50 लाख,
اور फ्यूचर में हम क्या यूनिट होल्डर्स को फिर फायदा मिलता है? हाँ डेफिनेटली इंशाल्लाह, हाँ हम तो दे रहे हैं ना, ये जो हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश की है सागा में वो प्राइवेट यूनिट तो होल्डर जो है। शिकायत है वो अब नहीं रही? नहीं इंशाल्लाह शिकायत नहीं रही, कि हम भरपूर कोशिश करेंगे, कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। लेकिन फीड मिल से प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी मानसबल में फीड मिल है, तो क्योंकि फीड का एक अहम मसला रहता है। हाँ फीड का टाइम पे अवेलेबल होना तो बड़ा एक इम्पैक्ट होता है इसका, फीड मतलब इस फिश ग्राउथ पे। ये टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं हो तो फिर जितनी भी हम पहले फीड दी होती है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि 2-4 दिन की स्टारवेशन फ़िश का जो वेट होता है फिर थोड़ा नीचे आता है। लिहाजा इसकी कंसिस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए, तब जाके हमारी ग्रोथ एक कांस्टेंट लेवल पर और एक ऑप्टिमम लेवल पर रहेगी, अदरवाइज तो ये बड़ा नुकसान। इस हवाले से आप क्या इक़दाम? फीड मिल का भी हम कर रहे हैं, इस साल एक इस्टेब्लिश होने जा रही है यहाँ पे कुलगाम में। अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके जो बेनिफिशरीज है, तो जो हट्स के हवाले से बात हो रही है, तो कभी कभी एक ही को 2-2 किस्त 3-3 किस्त चली जाती, तो इस पे क्या आपने कोई कदगन लगाई है ताकि जो प्रॉपर तरीके से एक बेनिफिशरी को फ़ायदा मिले? देखिए मेरा तो एक स्टार्ट से ही मेरा एक अपना उसूल रहा है कि जब तक मैं किसी चीज़ को ना देखूं खुद, तो तब तक मैं भरोसा नहीं करता हूं। मैंने करीबन 20 दिन मुझे लगे, चूँकि मेरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट भी है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट भी है, मैं जगह जगह कोने जाके बस इंस्पेक्शन की कि वाकई ये मुस्तहक़ है या कि नहीं। इसका एक बेसिकली एक होता है कि हम एप्लीकेशन, एक नोटिस निकलती है, एडवर्टीज़मेंट निकलती है, वो तो 20 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक वैलिड थी, तो उसमें जितनी भी सारी एप्लीकेशन आई हमने तो। लेकिन जो शिकायतें आ रही है इस हवाले से, क्या आप इसमें तहकीकात करेंगे कि वाकई तौर पर उन्हीं लोगों को मिला जो मुस्तहिक? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मैंने खुद जाके देखी साइट्स, और फिर उसके बाद क्या है, जब हम देखिए 3 टायर सिस्टम होता है इसमें, 3 टायर सिलेक्शन होती है, मतलब ये वेरिफिकेशन होती है। पहले तो हम जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड एजेंसी होती है, उनसे हम पहले लिस्ट ले लेते हैं कौन कौन मुस्तहिक है। फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है जो विजिट करती है स्पॉट, मतलब उसका मैं खुद हेड होता हूँ, तो हम विजिट स्पॉट करते हैं, ऑन स्पॉट विजिट करते हैं और देखते हैं कि इसके स्टेटस क्या है, कि वेदर वी शुड वेदर वी शुड कवर हिम, वेदर ही इज डिजर्विंग, तो ये चीज़ हम देखते हैं आए वो मुस्तहिक है कि नहीं है। तो फिर तीसरा जो बात है, जो फाइनल स्क्रीनिंग होती है, वो DLSC डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी, जिसके कि चेयरपर्सन होते हैं DC साहब, उसमें बहुत सारे अफसर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, ये जैसे वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है जल शक्ति का, ऐसे मतलब ये लीड बैंक मैनेजर, तो ये KV के हेड बहुत सारे होते हैं, इस बात पूरी स्क्रीनिंग हो जाती है पूरी अहम है, क्योंकि जो हमारा सोर्स है, जो हमारे दरिया है, नदी नाले हैं, जहाँ से हमारा फ़िश जो है वो डेवलप होता था और बाद में रोज़गार भी कमाते थे लोग, लेकिन उनमें एक्सट्रैक्शन हो रही है, काफ़ी ऐसे ट्राउट नाले हैं जो ख़त्म हो गए। हाँ ट्राउट की बात करूँ, ट्राउट नालों की बात, तो ट्राउट नालों में एक्सट्रैक्शन बिल्कुल बंद है। जैसे आपका ये लेदर स्ट्रीम है, आप मुझे बताइए कि ये शीशनाग से लेकर आपके अकोरा ब्रिज तक, या यही से यहाँ से आपका कुल्हाई ग्लेशियर से जो पानी आता है, में जारी है अभी एक्सट्रैक्शन? नहीं, मैं उसकी बात करूँ, मतलब ओकोरा ब्रिज तक डाउनवर्ड्स, या वहाँ तक ट्राउट स्ट्रीम है, हम इसको वहाँ पे अलाउ नहीं करने देते हैं, ना होता है वहाँ पे कोई किसी किस्म की एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन होती है वो ओकोरा ब्रिज से डाउनवर्ड्स होती है, और ये जो एरियाज़ है ये टेंडर हैं। और दूसरी बात, अगर हमने NOC दे दी है, उसमें बहुत कंडीशंस हमने रखी है कि ये 50 फीट नदी नाले से दूर रहे, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करे, और जो वाटर एरिया उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम भी कोशिश करें। देखिए मैन पावर की बहुत दिक्कत है, रोज़ बरोज़ बहुत सारे मुलाजिम रिटायर हो जाते हैं, जो हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन हो जाती है, तो इक्का दुक्का वाक़ात होते हैं जिस पे कि हम कोशिश करेंगे कि इनको कंट्रोल करने की। सर मैन पावर का एक्सक्यूज़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये हमारा सोर्स है, इसको बचाने के लिए आप क्या करें? नहीं सही बात है, लेकिन आप तो जंग लड़ने जा रहे हैं। जंग आप तभी लड़ेंगे जबकि पास मुनासिब सामान हो, मुनासिब फौज हो। तो नहीं, आपकी बात भी सही है, हमें हक, हमारा फ़र्ज़ है, हम इसके लिए तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी से, गवर्नमेंट से लेते हैं तनख्वाह, तो ज़रूरी हम इस पर स्ट्रेस करेंगे, इस पर जोर देंगे, हम कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से इस इलीगल काम को रोकें। तो जो स्मगलर होते हैं, जो रात के दौरान भी काम करते हैं, तो सुनने में आया है आप कोशिश कर रहे हैं
کہ ایسا نہ ہو، تو کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ رات کے دوران بھی ہمارے یہ جو اثاثے ہیں یہ بچ جائے؟ آپ انلیگل فشنگ کی بات کر رہے ہیں یا ایکسٹریکشن کی بات؟ میں دونوں چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہاں، انلیگل فشنگ ابھی ہم نے 1-2 انسٹنس ہو گئے جہاں پہ ہم نے رات کو بھی لوگوں کو پکڑا۔ ابھی آپ حال ہی میں آپ نے وہ دیکھا کوکر ناگ یہاں پہ دندی پورہ ایریا میں، وہاں پہ ہم نے 5-6 لوگوں کو دبوچ لیا رات کی 12 بجے۔ آپ دیکھیے کہ بندہ 6 کلومیٹر دور رہتا ہے، جس سپاٹ پہ یہ الیکٹرک فشنگ کرنے جا رہے تھے 6 کلومیٹر ہے، رات کے 12 بجے۔ حالات ایسے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے، کیسی ذہنیت ہے، کیسا سوچ ہے نہ۔ لیکن ایک قانون سخت ہونا چاہیے ان کے لیے تاکہ یہ رات کے دوران ایسا نہ کرے۔ ہاں، قانون تو ڈیفینیٹلی، کرائم تو کم تب ہو جاتا ہے جب قانون اسٹرانگ ہو۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو ڈیزیز ہے یہ بہت پرانے ٹائم سے ہے، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا میڈیسن انوینٹ کریں تاکہ اس ڈیزیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، لیکن تھوڑا سا ہم کامیابی ہو رہے ہیں اس میں۔ کیونکہ ایکسٹریکشن کے حوالے سے آپ کا ایکسٹریکشن تو رات کو مجھے لگتا ہے کہ پاسبل اتنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ حالات بھی ایسے ہیں اور لیکن ہو رہا ہے ایسا۔ ہاں رات نہیں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، مطلب تھوڑا کنٹرول کرنا ابٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ رات کو ملازم نکلے تو بروس نہیں، کہیں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، مطلب حالات ایسے ہیں، آپ خود بھی واقف ہے یہاں کے حالات سے۔ تو لیکن پھر بھی ہم نے ایک کوچنگ ٹیم یہاں پہ بنائی ہے جو وقتاً جب بھی ہمیں کوئی شکایت آتی ہے کہیں سے بھی تو ہم اس کو بھیجتے ہیں وہاں پہ آن اسپاٹ، وہ یہ چیزیں جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ مینس آف ایکسٹریکشن کو کنفسکیٹ کرتے ہیں اور قانون کی ہم کارروائی بھی کرتے ہیں اس پہ۔ کیونکہ محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے جہاں سے کافی مطلب یہ جو جنریٹ انکم ہو سکتی ہے، لیکن کہیں سالوں سے جو آپ کے ملازم ہیں ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ نے، کیونکہ جب روٹیشن ہوتی ہے تب جو ڈپارٹمنٹ کا کام صحیح طریقے سے ہوتا ہے، لیکن جو اپنی جڑیں کسی جگہ پہ کسی نے مضبوط کی ہے تو وہ تو پھر عادی بن جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ صحیح بات ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے تبھی تو ٹرانسفر پالیسی بنائی ہے کہ 2 سال سے زیادہ کسی کو کہیں پہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر جز منیمم 3 سال۔ تو میں جب بھی یہاں پہ آیا میں تقریباً 1 مہینے تک اسٹڈی کیا، اور جہاں پہ بھی مجھے لگا کوتاہی ہے، جہاں پہ پرابلم ہے، تو میں نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا اور میں نے ٹرانسفرز کی ہے۔ اور ابھی تو یہ موزوں وقت نہیں ہے ٹرانسفر کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ اپریل کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا وہ ایک فائنینشیل ایئر کلوزنگ ہوتی ہے، اور دوسرا بات ہے ٹارگیٹس اچیومنٹس ہوتا ہے، کوئی نیا بندہ پرانا۔ تو ٹھیک ہے یہ جناب آپ کا یہ صحیح کہنا ہے، کیونکہ یہ اپریل میں ہی ہوگا، تو کیا جنرل میں میسیج رہے گی؟ کیونکہ ہم تو باتیں اور کرنا چاہتے تھے آپ سے، باتیں کافی ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو ابھی بہت باتیں تھی جو ہم لیکن پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے تو ہم اگلے پروگرام میں اور باتیں کریں گے۔ تو جنرل میں کیا میسیج رہے گی تاکہ ڈپارٹمنٹ بھی ترقی کرے اور جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو بھی روزگار ملے؟ دیکھیے میرا خاص کر یہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے میری ذاتی میسیج ہے کہ بہت سا پوٹینشیل ہے یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں، چاہے اننت ناگ ہو، کلگام میں ہے۔ آپ در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، نوکری کے پیچھے مت بھاگو۔ ان سے میں یہی استدعا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کسی جوان کو لگے کہ میرے پاس پوٹینشیل ہے، میرے پاس پانی کا تھوڑا سا پانی بہہ رہا ہے وہاں پہ، تو وہ ہمارے پاس آئے، اسکیم کا استفادہ اٹھائے۔ جنرل میں لگ بھگ آپ جلدی بتائیے کون کون سی اسکیم ہے جن سے یہ استفادہ؟ ایک تو ہے ٹراؤٹ فارمنگ، 4.5 لاکھ کا یونٹ ہے، اس میں مطلب 5 سے 20 25 لاکھ 30 لاکھ بھی کما سکتے ہیں پر اینم کا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا واٹر پروٹیکشن کتنا اسٹرانگ ہے۔ تو پھر ہے ہیچری میں بھی 5-10 لاکھ کما سکتا ہے یہ ہیچری ہاؤس۔ تو پھر ہے ہمارا یہ ایک فیڈ مل بھی اس کو 5-6 لاکھ مل سکتے ہیں سال کا۔ پھر ہے ہمارا راس ٹیکنالوجی تو انلمیٹیڈ ہے، اس میں پروفٹ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہے بایو فلاک میں بھی 5-6 لاکھ کما سکتا ہے آسانی سے۔ کیوسک ہے، یہ بیسیکلی مارکیٹنگ کا ایک ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ ایک KP روڈ پہ ہے، تو یہ فارمر سے لیتے ہیں، وہ فش وہاں پہ کچھ پروسیسنگ کرتے ہیں، پھر وہ بیچتے ہیں، تو اس کا بھی بڑا وہ پھر ویلیو ایڈڈ ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہم یہاں پہ ایک اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں فش پیکیجنگ اینڈ مارکیٹنگ۔ یہ تقریباً 70 لاکھ کا پروجیکٹ ہے جو اس سال ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ اننت ناگ میں۔ اس میں 50-50 ہے، اس میں 35 لاکھ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے اور 35 کنٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ یہ بینیفیشری کو ایک آیا ہے ایک اپلیکینٹ، تو اس کو انشاءاللہ اس سال ہو جائے گا، پھر بینیفیشری مطلب ان کو فارمرز کو پرابلم ہو جائے گی سمپل۔ یعنی کہ اوور آل میں 5-10 اسکیمیں ہیں آپ کے پاس جن سے بے روزگار نوجوان ہیں وہ استفادہ حاصل۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صدیق صاحب، آپ نے
मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया, तो हमारा काम ही होता है क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास हम इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे बहुत सारी स्कीमें होते हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती है। फिशरीज डिपार्टमेंट के पास भी 5-10 स्कीमें हैं जिनसे बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान जो है वो रोज़गार कमा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तो मेरी उनसे इस्तदा है कि अगर कोई इस तरह का नौजवान है वो यहाँ डिपार्टमेंट से आके राब्ता करे और इन स्कीमों से फ़ायदा हासिल कर सकता है। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। गुलजार अहमद गनाई को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।